बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में थे और उसके बाद वो ओडिशा गए और दोनों ही जगह उन्होंने उस बात को लेकर लोगों से बात की, संवाद किया, जिसको लेकर देश में 2 दिन से बहस चल रही है। एक तरफ मोदी का परिवार है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने और विपक्ष ने जो हमला किया था उसको लेकर देश में एक तरीके से सभी लोग इस हैशटैग पर अब बात कर रहे हैं कि हम हैं मोदी के परिवार। और इसी बात को लेकर आज प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि एक गरीब का बेटा जब यहां तक पहुंचा है तो ये सब लोग इसको हटाना चाहते हैं। इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और यह भी कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार फर्स्ट मानते हैं, जबकि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। तो जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर विपक्ष एक तरीके से सकते में है, क्योंकि आरजेडी को भी समझ नहीं आ रहा कि इसकी काट लेकर वो कैसे सामने आए, और इंडी गठबंधन के जो बाकी के अलाइज हैं, यानी जो कि कांग्रेस पार्टी है, अखिलेश यादव है, उन्हें भी शायद समझ में नहीं आ रहा कि इस मुद्दे को लेकर अब आखिर पलटवार कैसे किया जाए। तो आज जरा नेशन फर्स्ट वर्सेस परिवार फर्स्ट, ये जो लड़ाई और ये जो नारा देश में चल निकला है, इस पर चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री के आज के वो बयान जो उन्होंने इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा अहमियत से कहे। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया। आपको जान करके खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहाँ कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है। इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक क्या करता है, अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं। वो कहते भाई मंच पे दिया था, वो तो उनका है। मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार पूरा देश का गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान, तेजस्वी यादव जी का परिवार नौजवान, ये है। इसलिए दोनों के परिवारवाद में अंतर है। 140 करोड़ जनता उनकी परिवार होती तो कहते हैं ना भारत मेरा परिवार है, तो इतना अन्याय क्यों किया है? तो
तो ये वो दो दलीलें थीं जो कि एक तरीके से आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सामने आई। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूं। हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए चितरंजन गगन जी, प्रवक्ता आरजेडी के मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ सुजाता पॉल जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मौजूद है। कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही जेडीयू की तरफ से अनुप्रिया जी भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले चितरंजन गगन जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जवाब तो मिल ही गया होगा, लेकिन उस जवाब के जवाब में आरजेडी ने जो बात कही है, मैं जरा उस पर आना चाहती हूं कि लालू प्रसाद यादव जी का भी परिवार पूरा बिहार है, पूरा देश है, और तेजस्वी यादव का भी। तो फिर जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी, तब राबड़ी देवी को ही क्यों बनाया गया? या फिर जब पार्टी की कमान देने की बात आती है तो तेजस्वी यादव को ही क्यों दी जाती है? यही बात बीजेपी उठा रही है। सारी देश की जनता सब समझ रही है। आज वे कर रहे हैं, दाद देनी चाहिए लालू जी को कि कम से कम आज भाजपा के लोग जो कह रहे थे कि जो अपने को संघ परिवार का केवल सदस्य मानते थे, आज कम से कम उनको मजबूर कर दिया गया कि वे आज यह कह रहे हैं कि यह देश मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री जी को आज यह एहसास हो रहा है। अगर उन्हें पहले एहसास हुआ रहता और परिवार की इतनी चिंता रहती तो जो सो मणिपुर में जो महिलाएं नंगे जिनका परेड कराया जा रहा था, परिवार का मुखिया सोया रहा, एक शब्द नहीं बोला। जब 700 से ऊपर किसान शहादत दे रहे थे, उस दिन परिवार इनको याद नहीं आया। जिस समय हमारे जवान, हमारे फौज के जवान अपनी शहादत दे रहे थे, पुलवामा की घटना घटी, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिल्म शूटिंग में व्यस्त थे और आज तक यह पता नहीं लगा पाए कि वह आरडीएक्स कहां से आया जो हमारे उतने जवान शहीद हो गए। आज जो महिला पहलवान, जो देश का नाम, भारत का नाम, मेरा सवाल ये नहीं था ना चितरंजन जी, ये सवाल नहीं था मेरा, ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी यादव को क्यों चुना गया जब देश का एक अलग ही तरीके का परिवार आरजेडी का था? ये मेरा सवाल था। आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, इतने बड़े नेशनल चैनल, राष्ट्रीय चैनल के आप एंकर हैं, क्या मुख्यमंत्री कोई बना देता है कि मुख्यमंत्री बनाने का सिस्टम है, विधायक चुनता है? तो राबड़ी देवी तो उस वक्त कुछ भी नहीं थी। नहीं, आज सुन लीजिए, आज अगर तेजस्वी यादव आज अगर नेता बना हुआ है, हाँ, तो वह जो है सो किसी के बनाने से नहीं बना है। आज तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि आज पटना में जिस ढंग से उसके आह्वान पर मात्र 7 दिन के अभियान में लाखों, 10 लाख से ऊपर लोग जो सो पटना की सड़कों पर पहुंच गए, राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देने का काम किया, जो 17 महीना में जो काम करके दिखा दिया, नौकरी देकर 5 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी देकर, और उसका कारण परिणाम हुआ कि जो सो उसके बात की विश्वसनीयता का यह कमाल है कि जो सो लाखों लाख लोग पटना की सड़कों पर आकर जो है सो इनकलाब जिंदाबाद की नारा बुलंद कर रहे हैं। जी, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े नहीं है प्रोग्राम में, वरना मैं उन्हीं से ही है जो आपने जवाब दिया उनके पास जाती। थोड़ा सा इंतजार नहीं, लेकिन चितरंजन जी, मेरा सवाल यही है, क्योंकि आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस मुद्दे पर, और ये सवाल खड़ा किया कि चितरंजन गगन जी पार्टी के कार्यकर्ता नेता होने के नाते क्यों नहीं वो पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर कि कोई भी जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? ऐसी परंपरा क्यों नहीं है आपकी पार्टी में? नहीं, सुन लीजिए, सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है। कोई यहां से रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। जनता जिसको चुनती है वह बनता है, पार्टी जिसको चुनती है वह बनता है। सवाल यह नहीं है कि यहां से आप वहां पर मात्र भाजपा में 2 आदमी जो कह दें वह मुख्यमंत्री बनता है। जो जिसको चाहे टिकट दे, जिसको चाहे बेटिकट कर दे। नहीं, आप यह देखिए, यह जो है सो केवल जो है सो मुद्दा से भटकाने की एक साजिश है भाजपा की, जो जनता की समस्या है। मैं पूछना चाहता हूं, रुकिए, आपने एक लाइन में कह देता हूं। 140 करोड़ जनता उनके परिवार का मेंबर रहता, तो क्या परिवार के मेंबर को जो है सो कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ अपनी बहन को, बेटी को सुर्पनेखा कहेगा? क्या अपने घर की बहू को जो है सो कांग्रेस की विधवा कहेगा? क्या अपने घर की बहन और बेटी को कहेगा?
मम दीदी ओ दीदी यह कहेगा। और जो सो नंगे करके परेड करवाया गया मणिपुर में, परिवार का मुखिया मेरा सवाल कुछ और नहीं था। बोलता है। सवाल कहां से कहां पहुंचा दिया आपने? आज सवाल आरजेडी पर था, था। लेकिन आप कहां से कहां ले गए? चलिए मैं सिद्धार्थ यादव जी का रुख करती हूँ, वो जुड़ गए मेरे साथ। अब रुकिए चित्ररंजन जी, आपने जो बात कही मैं उस पर जवाब लेती हूँ सिद्धार्थ यादव से। एक मिनट सर, रुकिए अब चित्ररंजन जी, चित्ररंजन जी रुकिए। किसान व देश का अरे भाई ठीक है, बोल लिए आप। अब सुनिए एक मिनट, सिद्धार्थ यादव जी, आपके जुड़ने से पहले चित्ररंजन जी से मैंने सवाल पूछा, जो सवाल बीजेपी उठा रही है। उनका कहना है कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विधायक चुनते रहे हैं उनकी पार्टी में, और सीएम कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। विधायकों ने राबड़ी देवी को चुना, विधायकों ने तेजस्वी यादव को चुना, तो इसमें गलती क्या है? रीमा जी, कितनी अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा है कि इस लोकतांत्रिक परंपरा में एक ही परिवार का व्यक्ति चुना जाता है। ऐसा लोकतंत्र तो लोकतंत्र को जीवित रखने का एक क्या मिसाल है दुनिया भर में, कि लोकतंत्र की सारी प्रक्रियाओं का पालन हुआ, पर या तो बेटा चुना जाएगा, या पिता चुना जाएगा, या धर्मपत्नी चुनी जाएंगी, मंत्री बनेंगे तो भी भाई बनेंगे, पार्टी की कमान दी जाएगी तो भी उनको दी जाएगी। क्या जबरदस्त लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र रीमा जी देखने को नहीं मिलेगा दुनिया में। और ये लोग फिर आकर के बात करेंगे लोकतंत्र की, संविधान की। अरे ना ये बिहार के लिए काम करते, ना ये अपनी पार्टी के लिए काम करते, ये मात्र अपने परिवार के लिए काम करते हैं। वहां पर लालू जी मंच पे खड़े हैं, अपने पूरे परिवार के दोनों बेटे बैठा रखे हैं, सब लोग बैठा रखे हैं वहां पे, और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं परिवार। अरे मुड़ के तो देखिए, आपने किसके लिए किया? आप खुद को मजबूत करते रहे, बिहार को कमजोर करते रहे। मात्र एक चीज अगर मजबूत हुई लालू प्रसाद के पूरे इस कार्यकाल में, तो उनका परिवार मजबूत हुआ, और कुछ मजबूत नहीं हुआ। और ये लोग आज उस व्यक्ति पर आकर के लालचन उठाना चाहते हैं जो सब कुछ छोड़ करके पूरे देश को अपना परिवार मान के काम कर रहा है। और रीमा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यह आसान काम नहीं होता है। ये कह देना कि इस देश का एक एक जन ये मेरे परिवार का जन है, मैं काम करूंगा तो इनके लिए करूंगा, मैं जो करूंगा इनके लिए करूंगा। सुबह जीना जगना मरना सब कुछ इनके लिए, ये काम आसान नहीं है। पर ये लोग बात ही नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। मैं सुजाता जी का रुख करूं, लेकिन चित्ररंजन जी जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर मैं कांग्रेस की तरफ बढ़ूंगा। रीमा जी, मैं वही पूछना चाहता हूं कि क्या 140 करोड़ में मणिपुर आता है कि नहीं आता है? क्या जो महिला पहलवान जो इस देश का नाम रोशन किए, क्या वे एक नहीं? आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे थे। आप देखिए, उनको मना कीजिए, बोलिए। तो क्या वे जो है 140 में आती है कि नहीं आती है? मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं बिहार में ही पशुपति पारस जी कहाँ के हैं? किस परिवारवाद की उपज है? जीतनराम मांझी जी कहाँ के हैं? अभी जो जयंत जी से समझौता किए हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में क्या कहेंगे? राजभर जी के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहेंगे? इसके यहाँ पर महाराष्ट्र में अजीत पवार से समझौता किए हैं, क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी के लड़के जय शाह जी कौन बॉल और क्या बात? अरे भाई, वो जवाब मिल चुका है संसद में। प्रधानमंत्री ने खुद राज्यसभा में अपने परिवारवाद जिसकी आप लोग बात करते हैं उस पर जवाब दिया था। मेरा सवाल यहाँ वो था ही नहीं। मेरा सवाल यहाँ था कि आप अगर कोई भी लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के संतान क्यों नहीं हुई, आपको नहीं लगता है शर्मनाक बयान है कि इनके संतान नहीं हुई इसलिए इन्होंने ऐसी बात कही? किसी के संतान ना होने पर, किसी की शादी ना होने पर इस तरह के सवाल खड़े करना, हिंदू होने पर सवाल खड़े करना कि इनकी माता जी की मौत हुई, लेकिन रीमा जी यह कोई व्यक्तिगत किसी पर आरोप नहीं लगा है। व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बात की गई है ना, और व्यक्तिगत कैसा होता है बयान? आप किसी को विधवा करते हैं, आप किसी को 70 करोड़ का कॉल गर्ल कहते हैं। कॉल गर्ल किसी ने नहीं बोला, प्लीज। प्रधानमंत्री जी अभी आप भाषा का ख्याल रखिए, भाषा का ख्याल रखिए चित्ररंजन जी। किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, ये आप अपने मन से बोल रहे हैं। ये किसी ने नहीं बोला था, किसी ने किसी को कॉल गर्ल नहीं बोला, और इस तरह के शब्द नेशनल टीवी पे मत बोलिए। इतना सुजाता जी, जो पूरे
ओके चितरंजन जी, जो बात नहीं कही गई वो मत कहिए आप। में जो बात नहीं कही गई में उन्होंने ओके कहा, ओके ये ऑन रिकॉर्ड है। रेनकोट पहनकर स्नान करने वाला प्रधानमंत्री चितरंजन जी एक सेकंड, चितरंजन जी, एक तो जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं तो हुआ जी इनको वो भी याद होना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए। बोटी बोटी काट दूंगा कहा गया था, वो भूल गए आप। अरे एक लाइन में और एनालिसिस करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जो कुछ भी उन्हें मिला। चितरंजन जी नहीं, ओके ओके ओके, एक तो बीच में नहीं। चितरंजन जी ठीक है, मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। अब आप आरजेडी का मंच मत बनाइए ना इस शो को, सिर्फ आरजेडी की तरफ से बात। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, एक मिनट। सुजाता जी का रुख करूंगी। सुजाता जी, प्रधानमंत्री ने परिवारवाद से आगे एक और बात आज कही रैली में। उन्होंने कहा कि जो भी उनको गिफ्ट भी मिलते हैं उन सब पैसों का भी इस्तेमाल जनता के, गरीबों के हितों के लिए होता है। इससे पहले के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहां ले जाते थे, या जिसको भी गिफ्ट मिलता है वो पैसा कहां जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो इस तरीके की बात भी जो पहल प्रधानमंत्री ने की है, क्या उस पर भी कोई सवाल है? देखिए, बहुत जरूरी है कि ये जरूर जाने हम कि देश का प्रधानमंत्री जो भी कार्य करता है वो कितना पारदर्शी है। ये तो आप भी मानेंगे क्योंकि लोकतंत्र है, तो जो सार्वजनिक जीवन में है उसका जीवन भी सार्वजनिक ही हो जाता है। लेकिन इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने जो वायदे किए थे उन पर वो कितना खरे उतरे, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। और ये भी पूछा जाना चाहिए कि जिनको वो अपना परिवार मानते हैं आखिर वो कौन है। तो क्या हम ये मान ले कि जो भाग गए देश का पैसा लेकर, जिनके कर्जों को माफ कर दिया गया 16 लाख करोड़ रुपए, क्या वो प्रधानमंत्री का परिवार है? क्या उनके संरक्षण के लिए कुछ किया गया? और जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो भारत देश को आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हर परिवार के लिए मैं हूं। तो प्रधानमंत्री तो कोई भी बने, हर परिवार के लिए उन्हें होना पड़ता है। लेकिन जो कोरोना जब आया था तो मुझे याद है सड़कों पे मेरे गरीब मजदूर बहनें और भाई चल रहे थे, तब प्रधानमंत्री के वकील ने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सड़क पर कोई नहीं है। क्या वो उनका परिवार नहीं था? जो मणिपुर की बहनों के साथ हुआ उसके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। संदेश खाली पे हम सब बोल रहे हैं कि बेटियों के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के परिवार का हिस्सा नहीं मणिपुर की बेटियां? और सुनिए, मेरी एक और बात है जो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब वो कहते हैं कि विनेश फोगाट मेरे घर की बेटी है, उसके बाद जब वो प्रोटेस्ट करती है तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहती कि मेरी बेटी हो, मैं इसमें कार्रवाई करूंगा? इसमें दिक्कत क्या है ना सुजाता जी और चितरंजन जी, एक ही दिक्कत है कि मणिपुर पर, क्योंकि आप दोनों ने सवाल खड़ा किया, मणिपुर पर जब आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और जब प्रधानमंत्री उसका जवाब दे रहे थे, तो मणिपुर पर जब उन्होंने बोला तो ना तो कांग्रेस पार्टी हाउस में बैठी थी, वॉकआउट कर चुके थे, ना ही विपक्ष के और नेता थे वहां पर। तो इसलिए जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो शायद सुनने का जो एक कहते हैं ना कि वहां सुनने के लिए रुकना पड़ता संसद में, लेकिन जब वॉकआउट हो गया, बॉयकॉट कर दिया, तो किसी ने सुना ही नहीं। प्रधानमंत्री ने भी बोला था मणिपुर पर, और गृह मंत्री ने भी बोला था, और मीडिया में चला भी था और जगह जगह छपा भी था। लेकिन फिर भी अगर अभी भी वही मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं थी उस वक्त हाउस में, तो शायद आपका नजरिया उस वक्त चेंज हो गया था। सुजाता जी, मणिपुर पर बोला जा चुका है। नहीं, मणिपुर में उन्होंने चंद सेकंड बोला जो मेरे लिए और आपके लिए भी दुख का विषय होना भी चाहिए। और मुझे यकीन है कि अंदर से आप इस बात से दुखी होंगी कि मणिपुर में किस तरह से दो समुदाय आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं। उनके परिवार, चाहे वो मेती हो चाहे वो कुकी, वो सब हमारे अपने हैं। मणिपुर पर काफी बहस हो चुकी है सुजाता जी। मणिपुर पर सबने कई दिन तक संसद के 2 सत्र पूरा का पूरा वॉश आउट कर दिया था ना ऑपोजिशन ने। उस वक्त मणिपुर पर चर्चा हो चुकी। आज जो मुद्दा है, कम से कम लौट कर एक बार वहां आते हैं। नहीं, मैं वहीं पे आ रही हूँ क्योंकि परिवार की बात हो रही है ना प्रधानमंत्री की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन बहनों के लिए क्या किया गया, उन भाइयों के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया? जब वो बात करते हैं मंचों से, जब पॉलिटिकल मंच से वो संदेश खाली की बात करते, तो हम सब भी तो वही बात करते हैं ना जो वो कह रहे हैं। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री उसी तरह से बात करेंगे। सुजाता जी, कहाँ बात करते हैं संदेश खाली पर? खड़गे जी ने तो कहा ये ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाए। उन्होंने तो कहा ये स्टेट का मुद्दा है,
है, संदेश खाली जैसे मुद्दे होते रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वो कह रहे हैं कि संदेश खाली बहुत बड़ा मुद्दा है। खड़गे जी ने तो बोला ही नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखी नहीं शायद वो तस्वीरें जहां अधीर रंजन चौधरी जी और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया, नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। देखिए, हम संघीय ढांचे में रहते हैं और अगर वहां का मुद्दा है तो आप भी जानती हैं कि अगर अभी बात करेंगी आप किसी भी राज्य का जो भारतीय जनता पार्टी शासित है, तो क्या कहा जाएगा कि क्राइम जो है, लॉ एंड ऑर्डर, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो अगर हम हमारे नेताओं ने बोला तो वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अधीर रंजन चौधरी जी का है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, हमारी पार्टी के लीडर भी हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब परजीवी बुलाते हैं हमारे किसानों को, क्या वो उनका परिवार नहीं? जो युवा आज त्रस्त है क्योंकि पिछले 7 सालों में जवाब ले लेते हैं सुजाता जी। ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया, लेकिन कंफ्यूजन इसीलिए हुई थी क्योंकि खड़गे जी ने संदेश खाली को एक मामूली घटना बताया और अधीर रंजन जी वहां जाकर धरने पर बैठे। इसीलिए ये कंफ्यूजन हुई कि कौन सी पार्टी का कौन सा रुख सही है। लेकिन मैं क्विक रिएक्शन सिद्धार्थ जी से आपकी बात पर, उसके बाद अनुप्रिया जी का रुख करूंगी। सिद्धार्थ जी, इनकी बात का जवाब। देखिए रीमा जी, अधीर रंजन जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कितने हैं वो तो पता नहीं, पर लीडर ऑफ ममता तो जरूर है और उसी के लिए अपनी राजनीतिक रोटी के लिए वो सीखने चले गए। पर वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो स्पष्ट कहा संदेश खाली के लिए छोटी मोटी बात है, ऐसा तो सब होता रहता। अरे छोटी मोटी बात है संदेश खाली, आपको गठबंधन करना है, कुछ मजबूरियां हैं, सरकार में सत्ता का लालच है, वापस लौट करके आना है, इसलिए छोटी मोटी बात है। वहां से घरों में जा जाके चिन्हित करके उठा के महिलाओं को ले जाया जा रहा है, ये छोटी मोटी बात है। सरकार उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है, ये छोटी मोटी बात है। और आप यहाँ पे टीवी पर आकर के बैठते और पूछते ये भी परिवार का हिस्सा था, वो भी परिवार का हिस्सा था। मणिपुर की बेटियों को नग्न में घुमाया गया, वो छोटी मोटी बात है। प्रधानमंत्री ने मैं मैडम आपके बीच में नहीं बोला था। प्रधानमंत्री ने निंदा भी की, प्रधानमंत्री ने निंदा भी की और एक्शन भी लिया गया। सुजाता जी, प्रधानमंत्री ने निंदा भी की, हाउस में होने की जरूरत थी उस वक्त, हाउस में सुनना चाहिए था कि उन्होंने क्या बोला। जिस तरह, अरे सुनिए ना, सुनिए सुजाता जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, एक मिनट, जिस तरह पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हुआ वो स्टेट का मैटर है ना कांग्रेस के लिए, इसी तरह गृह मंत्री की कुछ जिम्मेवारी होती है। एक स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कुछ भी गड़बड़ होती है, गृह मंत्री ने कम से कम आधे घंटे तक मणिपुर पर चर्चा का जवाब दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी बोला था। अब कितना किससे हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री से ही चाहिए तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन उन्होंने दिया था। सिद्धार्थ जी की सिद्धार्थ जी की बात पूरी होने दीजिए। अब सिद्धार्थ, अच्छा ठीक है, अब सिद्धार्थ जी की बात पूरी होने दीजिए, बीच में नहीं, है ना। उसके बाद अनुप्रिया जी, इसलिए जब ये बार बार कहते हैं मणिपुर पर जवाब की बात करते हैं, तो देश जानता है और देश को याद है कि जवाब के समय ये भाग गए। जिस एक बात पर इन्होंने पूरे संसद के एक सत्र को हाईजैक करा, वहां पर जनता के हित के मुद्दों को नहीं आने दिया, बिल्स को नहीं आने दिया, जब जवाब दिया जाने लगा तो ये भाग गए थे। और मणिपुर की क्या हालत थी मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अरे आप लोगों ने तो एयरफोर्स से बम गिरवाए थे वहां, आप लोगों के कारण कितने लंबे समय से अफस्पा रहा, कितने लंबे समय से वहां पे ट्राइब्स में क्या क्या नहीं रहा। सबसे ज्यादा पीसपैक्स अगर नॉर्थ ईस्ट में हुए तो हमारे कार्यकाल में हुए। पर आज का डिबेट ये मणिपुर को लेकर के नहीं है, आज का डिबेट चीज को मणिपुर के ऊपर बम गिराए थे, जाके थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के आइए। कुछ नहीं पता, झूठ बोल रहे हैं ये। इसका मतलब मणिपुर आज भी चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री, अरे बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं। सुजाता जी बीच में नहीं, सुजाता जी बीच में नहीं। अपनी अपनी बारी में सब बोलते हैं, अपनी अपनी बारी में सब बोलते हैं, आप अपनी बारी में बोलेंगी। एक मिनट से तो आपने भी बोल दिया था अभी काफी लंबा। अरे भाई तो अब रुकिए, एक मिनट रुकिए। अब जरा अनुप्रिया जी, एक मिनट, आपने अपनी बात रखी, सिद्धार्थ जी ने उसका जवाब दिया। 10 सेकंड में जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर अनुप्रिया जी के पास जाना है। सिद्धार्थ जी जल्दी से। जी रीमा जी, इसलिए पूरे मुद्दे की बात यह है, इनको मणिपुर इसलिए याद आ रहा है, कुछ भी किस लिए क्यों याद आ रहा है, क्योंकि ये मोदी के परिवार को अपमानित करना चाहते हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन, अरे वो क्यों नहीं, अरे ये क्यों नहीं। अरे मोदी का परिवार एक एक जन है, एक एक व्यक्ति है जिसके लिए मोदी काम कर रहा है, हर वो व्यक्ति है। आपको नहीं पसंद में आ रहा तो कोई बात नहीं, पर इस देश के हर एक जन के लिए मोदी काम करता रहेगा, जिएगा मरेगा। ठीक है सुजाता जी, राहुल गांधी तो, अरे सुनिए ना सुजाता जी, ये मणिपुर अचानक से कैसे मुद्दा फिर से बन गया कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए तो जाति मुद्दा चल रहा है ना। राहुल गांधी तो अपनी
में जाति को मुद्दा बना रहे हैं। मणिपुर तो वो कहीं बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो जाति की बात कर रहे हैं। तो ये मणिपुर फिर से कैसे आ गया लाइमलाइट में? नहीं, आपका चश्मा कौन सा आपको पता? अरे भाई मैं जानना चाहती हूँ, ये मणिपुर यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, ये अभी कैसे मणिपुर आया? आज ये मणिपुर मुद्दा कैसे आया, मैं ये जानना चाहती हूँ। भी परिवार है, क्योंकि आज भी राहुल गांधी जाति पर बात कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी जाति पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का हो ना हो, हमारे लिए वो परिवार है। और आज भी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अरे दीदी इतना गुस्सा मत करो, कुछ दवाई खाओ, थोड़ा ठंडा। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके पर्सनल मत हो, पर्सनल नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। सुजाता जी आप इतना गुस्सा हो रही है दीदी, मैं आपको कह रहा हूँ गुस्सा मत होइए। इसको मैं गुस्सा हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ? बिल्कुल होंगी, अगर मणिपुर की बहनों के साथ दीदी थोड़ा सुजाता जी, सिद्धार्थ यादव एक मिनट रुकिए। अरे सुनिए भाई, ऐसे मत लड़िए। सुजाता जी, सवाल यही था कि जब भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा देखी जा रही है, अभी जो आप मणिपुर की बात कर रही है, चितरंजन गगन जी और आप दोनों को मैं कहना चाहूंगी, वो जो विशाल मेगा रैली हुई वहां पर भी प्रधानमंत्री की संतान नहीं है, इस पर बात की जा रही है। वो हिंदू है या नहीं, इस पर बात की जा रही है। क्यों नहीं वहां मणिपुर पर बात हुई? अचानक से मणिपुर कैसे मुद्दा उठ रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अनुप्रिया जी के पास अब मैं जाना चाहूंगी। अनुप्रिया जी, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तेजस्वी यादव चुने जाते हैं, राबड़ी देवी चुनी जाती है, तेज प्रताप यादव चुने जाते हैं, और तमाम जो लालू जी की जो फैमिली है उसकी बात चितरंजन जी ने कही। मैं जरा आप ही से समझना चाहूंगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने निकलते हुए कई आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के भी। जरा इस पर क्विक रिएक्शन आपसे लूंगी मैं। रीमा जी, पहली बात, अरे रुकिए चितरंजन जी, आपके पास आऊंगी दोबारा, रुकिए। अब अनुप्रिया जी के पास। हाँ रीमा जी, ये तो चितरंजन जी ने कह दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तेजस्वी जी को चुन लिया गया, मीसा भारती को चुन लिया गया, राबड़ी देवी जी को चुन लिया गया। लेकिन रैली के मंच पे लालू प्रसाद यादव जी अपने दोनों सुपुत्र को अपने दाएं और बाएं खड़ा करके हाथ उठाकर कहते हैं कि दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि चितरंजन जी, आप मेहनत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन आप तो दिन रात मेहनत करते, लेकिन आपकी चर्चा नहीं करते लालू प्रसाद यादव जी। और जो राज्यसभा भेजना होगा या विधान परिषद में भेजना होगा तो आपकी चर्चा नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है वैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत के लिए कि जो पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन जब मंच की बात आती है, श्रेय की बात आती है, तो अपने सुपुत्र और सुपुत्री को आप देते हैं। यही इसी परिवारवाद के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, और इसी परिवारवाद का हम बढ़ावा अपने जनता दल यूनाइटेड में भी नहीं करते हैं। आप तो बिहार से, आप तो जानते हैं कि जेडीयू का क्या नेचर है। यहाँ कभी भी वैसे कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाता है जो कर्मठ है, जो काम करके अपनी पहचान बनाना चाहता है। दूसरी बात, रीमा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में जब हम उनसे अलग हो रहे थे, हमारा एक बात, जब हम साथ में थे तब भी और जब हम अलग थे तब भी, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कई बार मंच पे कहा है कि हम कभी भी संविधान के इधर जाके बात करना नहीं चाहते। पहली बात कि संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति का उपहास ना उड़ाए, किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्तियों का सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाए। लेकिन बार बार आरजेडी के प्रमुख नेताओं के, मैं कहती हूं कि उन्होंने किस तरह की चुप्पी साध ली थी कि रामचरितमानस पे लगातार ऐसा त्राहिमाम मचा था कि सब अपने मन में आ रहे थे। कभी मां सरस्वती पे बोल रहे थे, कभी कोई मां दुर्गा पे बोल रहा था। और साथ ही साथ जो नेचर है कि आपका कि जमीन के बदले आप नौकरी देते हैं, इसके बारे में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। वो तो अब जांच का विषय है। नियम कानून भी नए फेरबदल हुए हैं कि जिसमें अगर आप बार बार मैं एक बात फिर कहती हूँ कि एनडीए का साथ हमने कई बार छोड़ा, 2 बार एनडीए से हम अलग हुए, लेकिन ईडी सिवाय हमारे दरवाजे पे नहीं आती है। आपके दरवाजे पे क्यों आती है? क्योंकि आपके हाथ जो है वो पाप से रंगे हैं, इसलिए आपके दरवाजे पे आती है। चितरंजन जी, वही सवाल उन्होंने खड़ा किया जो मैंने आपसे पूछा था कि वो कार्यकर्ता जो धूप में खड़ा रहता है, वो कार्यकर्ता जिसने पूरा जीवन पार्टी के लिए दे दिया, और ये कांग्रेस के लिए भी है और आपके लिए भी है, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान क्यों नहीं होता है? इसीलिए परिवारवाद पर चर्चा करनी पड़ती है। चितरंजन जी, चितरंजन गगन का सम्मान क्यों नहीं होता है? नहीं रीमा जी, चितरंजन का सम्मान नहीं होता, फिर आप इस चैनल पर बैठा हुआ कैसे? अच्छा, नहीं, सीधा सवाल है। सवाल है कि कहीं भी हम लोग, अभी अनुप्रिया जी जो सवाल उठा रही थी, 2 सवाल में इनका जवाब देता हूँ। ये जो अभी उठाए जॉब, लैंड फॉर जॉब वाला मामला, जो मामला उठाए, तो 2017 में इसी सवाल पर इन्होंने अलग हुआ था राजद से, और उसके बाद में 2022 में फिर आए। इसलिए अब उसको कह रही हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है। कहती है हम लोग संजय झा जी को राज्यसभा में भेजा गया। अनिल हेगड़े से ज्यादा पुराने कार्यकर्ता हैं क्या? अनिल हेगड़े हमारे साथ 1985 में
छात्र जनता के मैं भी अध्यक्ष था बिहार का, अनिल हेगड़े कर्नाटक के अध्यक्ष थे और मैं उनको जानता हूं। और अनिल हेगड़े को नहीं बनाकर संजय झा के कितना दिन से समता पार्टी के समय थे क्या? विजय चौधरी जी समता पार्टी के समय थे क्या? अशोक चौधरी तो वो परिवार से तो नहीं आते ना, परिवार से आते हैं कि नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार के परिवार और संजय झा के परिवार में कोई है क्या? नहीं, अनुप्रिया जी के सवालों का मैं जवाब दिया। उन्होंने कहा मीसा भारती बनती हैं, तेजस्वी बनते हैं, राबड़ी देवी बनती हैं, तो चितरंजन गगन क्यों नहीं बनते? उन्होंने ये कहा। संजय झा कहीं नीतीश कुमार के परिवार से नहीं आते हैं। मैंने कहा परिवार की तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। अभी कह रहे थे कि हाँ इतना 150 करोड़ रुपया का जो हमको उपहार मिला जनता को दे दिए। हाँ। लेकिन 16 लाख करोड़ जो कर्ज माफ कर दिया गया उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो ब्लैक मनी आया उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मैं सब आपने कहा कि घुमा दिया सवाल को। रीमा जी अभी तक आपने इसका जवाब नहीं दिया जो मैं शुरू से पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कभी चितरंजन गगन पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं? एक लाइन 10 सेकंड दीजिए। आपने कहा कि रैली में जो है सो सवाल उठा, इसका रैली में सवाल उठा नौजवानों को नौकरी का, रैली में सवाल उठा किसानों का, रैली में सामान उठा महिलाओं का सम्मान का। यही जो है इसी से डाइवर्ट करने के लिए यह एक जो है सो साजिश रची गई है कि डाइवर्ट करो। लालू यादव ने संतान की बात कही थी या नहीं कही थी? अरे भाई वो क्या हुआ? उन्होंने संतान की बात कही थी या नहीं? डाइवर्ट किसने किया? किसने डाइवर्ट किया? चितरंजन जी, संतान का बयान उन्होंने दिया था या नहीं? प्रधानमंत्री के हिंदू होने पर सवाल खड़ा किया था या नहीं? प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर कहा था या नहीं? तो डाइवर्ट कौन कर रहा है? हिंदू के लंबरदार बनते हैं नहीं, आप हिंदू के लंबरदार बनते हैं और खुद जो है सो हिंदू विरोधी आचरण करते हैं। कैसा आचरण करेगा? क्या हिंदू विरोधी आचरण किया है? आप नकली बनिएगा। अरे भाई हिंदू विरोधी आचरण क्या किया है? धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर आप राजनीति कीजिएगा, जाति के नाम पर राजनीति कीजिएगा। हिंदू विरोधी आचरण क्या किया था मैं ये जानना चाहती हूँ। मंच पर किसने कहा कि मैं अमुक जाति का हूँ? आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कहा? चितरंजन जी, हिंदू धर्म का अपमान कैसे किया गया? थेथरोलॉजी कीजिए। अरे भाई अब यह 2014 2019 नहीं है, 2024 है। चितरंजन जी, बिहार में बोहनी नहीं होने वाला है। लाठी जो है सो डाइवर्ट करते रहे, एजेंडा को बदलने का प्रयास करते रहे, ठीक है, घटाव करते रहे। चितरंजन जी आवाज आ रही है आप तक? चितरंजन जी धर्म का अपमान कैसे किया वो जल्दी बताइए। मैं बताता हूँ। हाँ। जिस धर्म को हम लोग मानते हैं, हम लोगों के माँ की मृत्यु हो जाए, ठीक है, और बाल नहीं मुड़वाइए। ओके, ये बात सुनिए। अब आगे इस बात पे मेरा एक सवाल है आपसे और सुजाता पॉल जी से। अगर सुजाता पॉल जी आप ही के इस सवाल के ऊपर एक साथ है, अगर हमने तस्वीरें देखी 2 दिन से, देश के लोगों ने कई सारी तस्वीरें डाली और उसमें तस्वीरों में यह भी दिखाया गया, हालांकि किसी के पर्सनल ये जो भी मामला है इस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो राजीव गांधी जी ने बाल नहीं मुड़वाए। राजीव गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो राहुल गांधी ने बाल नहीं मुड़वाए। ये ट्विटर पर चल रहा है अब, और ट्विटर पर लोग लिखकर भेज रहे हैं कि क्या वो हिंदू धर्म में नहीं है, क्योंकि वहां पर भी माता और पिता की मृत्यु होने पर बाल नहीं मुड़वाए गए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सवाल क्यों आके खड़ा हो जाता है? मैं जवाब दे रहा हूँ, दीजिए। हाँ। नहीं कि यह देश धर्म निरपेक्ष है। तो फिर राहुल गांधी और राजीव गांधी कभी हिंदू धर्म के नाम पर, सिख धर्म के नाम पर वोट मांगने नहीं गए। कमाल की बात कर रहे हैं आप, कमाल की बात कर रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी जी धर्म के नाम पर ही वोट मांगने जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं अब आप राहुल गांधी जी जब उज्जैन मंदिर गए थे तो सबने उनकी तस्वीरें देखी थी ना, या फिर काशी विश्वनाथ जब गए थे तब देखी थी, उनके जनेऊ की तस्वीरें भी देखी थी, उनका जनेऊ भी सबने देखा था। कभी सार्वजनिक मंच से उन्होंने अरे भाई धर्म का नाम लिया था क्या? ठीक है, एक सबूत आप बता दीजिए कि किसी सार्वजनिक मंच से, चाहे राहुल गांधी हो या राजीव गांधी हो, कभी धर्म का नाम लिया था क्या? चलिए सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे। ओके, सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे। देखिए रीमा जी, मैंने सबको बड़ी शांति से सुना, मेरा आग्रह रहेगा सब मुझे भी बड़ी शांति से सुनेंगे। इसमें 2 बातें अलग अलग है। एक तो आप व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, एक आप पॉलिसी को लेकर के क्या कहते हैं। ये दोनों बातों को जोड़ के कहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि दोनों में से किसी बात का कोई जवाब नहीं। ये भी क्या बात कर रहे हैं कि जो 16 लाख करोड़, अरे अगर 16 लाख करोड़ कोई लेकर के भाग गया, कोई ऐसा हो गया, अगर ये मुद्दा था तो रैली में ये बोलते ना, तो आपको जवाब मिल जाता
कि आपके 10 साल के कार्यकाल में आप सुने थे रैली में क्या बोला गया, आप सुने थे? नहीं, परिवार बात तो आपको याद आ गया। मैंने चित्ररंजन जी, आपकी उम्र भी इतनी बड़ी है, मोदी जी पर जो बोला गया वो आपको याद आ गया। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं युवा हूँ, युवा को भी सुनिए, रिक्वेस्ट है आपसे चित्ररंजन जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति है, ठीक है। अगर आपको ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर बात करनी थी, के फेरा में पड़ गया। सुन लीजिए चित्ररंजन जी, सुन लीजिए नौजवानी पर, चित्ररंजन जी सुन लीजिए, आप मेरे पे तरस मत खाइए, मुझे किस चीज पे तरस आ रहा है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, मेरे पे मत तरस खाइए, ठीक है? अब सुन लीजिए रीमा जी, देखिए ऐसे नहीं हो पाएगा। कमेंट है चित्ररंजन जी, इस तरह से कमेंट मत कीजिए। क्या उनकी जवानी पर आपको तरस आ रहा है? क्यों उनके युवा होने पर तरस आ रहा है आपको? क्या किया उन्होंने ऐसा? वो कहे तो सही नहीं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया अभी इस शो में? ऐसा क्या कर दिया जो कि उनको उनके ऊपर तरस आ रहा है आपको? डिबेट होगा, वो कहें कि मैं युवा आप बीच में क्यों बोल रहे हैं चित्ररंजन जी? धैर्य से सुनिए ना, बीच में देखिए कोई नहीं बोल रहा किसी के। अरे भाई, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है, म्यूट करना पड़ेगा फिर मुझे। ऐसे नहीं चलती है डिबेट, हम हर आदमी अपनी अपनी बारी में बोलता है। नहीं, ऐसे नहीं चलती है कि आप बीच में नहीं। देखिए सुजाता जी भी वेट कर रही हैं, अनुप्रिया जी भी वेट कर रही है, सबके पास में आऊंगी, लेकिन अपनी अपनी बारी में। सिद्धार्थ जी चलिए रीमा जी, मैं उनकी बातों का उस स्तर पे जवाब नहीं दूंगा जिस स्तर पे वो कह रही थी, मैं अपनी बात पूरे करता हूं। अगर ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं तो इनको पता चल जाता कि इनके 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा जीएनपीएस थे। इनको पता चल जाता कि सबसे ज्यादा अगर बैंकों में उसकी जर्जर हालत हुई, इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 बना दिया तो इनके कार्यकाल में बना दिया। हमारे कार्यकाल में तो फैंटास्टिक 5 हुई। इसलिए मुद्दों की बात नहीं करते, ये कभी नहीं कहेंगे। ये गाली देने पे आएंगे मोदी को, ये कहेंगे परिवार नहीं है, संतान नहीं है, मां के साथ ऐसा, पिता के साथ ऐसा, कोई कहता है बोटी बोटी काट देंगे, क्या क्या नहीं कहा। मैं नहीं कहूंगा आपके शो पे, उसका कारण है रीमा जी, उसका कारण है। और वो कारण ये है कि ये जानते हैं कि जिस प्रगति की राह पर भारत है उस पर बात नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति पर है जो दिन और रात लगा हुआ है इस देश की प्रगति के लिए। कहीं ना कहीं हम उसके मोराल को कम करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं हम सोच लें कि इसकी हिम्मत को हम तोड़ दें। ये सारे मिलकर के एक मोदी के पीछे पड़ना चाहते हैं। और रीमा जी, इतिहास गवाह है, 14 में जितनी गाली दी थी उतनी वोट आई, 19 में जितनी गाली दी ज्यादा वोट आई। और इस बार मोदी के परिवार पे गए हैं। देश का एक एक जन जब कह रहे हैं ना मैं मोदी का परिवार हूं, तो 370 भाजपा और 400 एनडीए को कोई नहीं रोक। सुजाता जी, इसी सवाल को मैं लेकर आती हूं आपके पास। सुजाता जी, हमने देखा जब मौत का सौदागर कहा गया तो बीजेपी को स्वीप मिली, उसके बाद चायवाला कहा गया तो बीजेपी की सीटें बढ़कर आई, उसके बाद पिछली बार हमने देखा 2019 के चुनाव में, तब प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहा गया, तब भी बीजेपी की सीटें बढ़कर के आई। आपको नहीं लगता कि बैठे बिठाए आरजेडी ने बीजेपी की झोली में एक मुद्दा डाल दिया है जिसका फायदा बीजेपी को ही होगा? क्योंकि पूरे देश में अब जो हैशटैग चल रहा है वो आप देख रही हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, जगह जगह नारे भी वही लग रहे हैं अब की बार 400 पार। तो आपको नहीं लगता कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी? ये संतान और परिवार ये क्यों आया बीच में? आपने सही कहा, बातचीत तो इसी के बारे में होनी चाहिए, लेकिन चर्चा किस पे हो रही है? विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? और एक गाना याद आता है मुझे अमिताभ बच्चन की पिक्चर का, और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग तो मैं रोज देखती हूँ, लेकिन याद है आपको, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। लेकिन जो आया भी रोते हुए और जाएगा भी रोते हुए, वो कह रहा है कि मुझे क्यों हटाने की कोशिश है। आप मुझे बताइए, कैसी बात है सुजाता जी? एक सेकंड, आपको लगता है ठीक बोल रही हैं आप? किसी के जाने की बात आप कर रही हैं? नहीं, ऐसे ठीक नहीं लगता। अरे राजनीति से जाने की बात कर रही हूँ भाई, कार्यकाल की बात कर रही हूँ। आपके दिमाग में अगर गलत है तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं, क्योंकि आपने फिल्म का जो गाना बताया ना, उस फिल्म के गाने का मतलब यह था, तो उस फिल्म के गाने से अगर इसको चलाएंगे तब तो वही मतलब होगा। चलिए खैर, नहीं एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं। अब आपको मेरी बात का मतलब समझ में आया? मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि मैं पैदा होने की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। मैं कह रही हूँ 10 साल पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी रोते हुए आए कि मैं गरीब घर का हूँ, मेरे साथ ऐसे करे वैसे करे, तो समझ में आता है, वहां तक तो ठीक था। लेकिन आज 10 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। लेकिन आज भी वो इतनी बड़ी पोजीशन के, और बीजेपी वालों की सुने तो वो तो इस वक्त विश्व गुरु और युग पुरुष वगैरह पता नहीं क्या क्या हो चुके हैं। तो बताइए मुझे, 10 साल के बाद भी वो रो रहे हैं। अब राजनीति से उनका जाना निश्चित है, क्योंकि आज जिस तरीके से युवा बेरोजगार और हमारे किसान बेहाल, अगर महिलाओं को देखें तो आप चाहते हैं कि हम
उनको 5 किलो राशन पर निपटा दे। तो आज जनता ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी 10 साल बाद भी क्यों रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं, वो जानते हैं कि सत्ता से हो जाएंगे। और एक बात जो मैं कह रही थी और आपने बीच में बोला, भाई राजनीति में हम क्यों होते हैं? जब हमारी सरकार थी और चुनाव आते थे तो क्या होता था कि जो भी विपक्ष में होता था वो हमें हटाने की तो कोशिश करता था ना। तो आज भी अगर हम मोदी जी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, तो वो राजनीति का हिस्सा भी है। और उसमें बीजेपी वाले कहते हैं एक व्यक्ति को हटाने की, इसका मतलब ये व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं। जब हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी उस सरकार का सिंबल है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार का सिंबल थे, तो हम इस बात को कह रहे हैं, इसमें बुरा मानने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन राज्यसभा में अशोक चौहान जी जाएंगे, लेकिन बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता नहीं जाएगा। ओके, सिद्धार्थ यादव। मैं रीमा जी जवाब दे देता हूं। कोई नहीं रो रहा है, मोदी की गारंटी की बात हो रही है। कौन रो रहा है आपके आगे? कौन रोया? किसने कहा आपको? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि आप जब थे तो देश में 25,700 किलोमीटर के हाईवे थे, आज 54,000 किलोमीटर के हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप थे तो 74 एयरपोर्ट्स थे, आज 150 एयरपोर्ट्स है। आपके समय में 5 सिटीज में मेट्रो थी, आज 20 में है। आपके समय में 21,800 का इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क था, आज 60,800 का है। आपके समय में 676 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1168 है। आपके समय में 350 स्टार्टअप से आज 1,17,000 है। ये हम कह रहे हैं। अगर प्रगति की बात करनी है तो खुल करके आइएगा, सामने आकर के खड़े होकर के कहिएगा। हम तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। हम तो कह रहे हैं कि देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाला वो व्यक्ति है जिससे आप जाकर के पूछ रहे हैं कि परिवार कहां है। वो अपने परिवार के लिए खड़ा है और काम कर रहा है। आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसीलिए व्यक्तिगत लांछन आप लगाते हैं। लगाइए ना सरकार पर, लगाइए पार्टी पर। आप पूछिए 10 साल के कार्यकाल पर, अगर नहीं आपको जवाब दे तो, पर आप नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आपके टाइम में तो बंटा धार था, इस टाइम पे देश का उद्धार है। इसलिए बात कैसे होगी? चितरंजन जी एक सेकंड रुकिए। सुजाता जी, एक सवाल और जो आज खड़ा हुआ, जो आरोप रविशंकर प्रसाद ने, स्मृति ईरानी ने, तमाम लोगों ने लगाया कि कांग्रेस पार्टी में बुजुर्ग लोगों को, खासकर 60 प्लस को इसलिए हर पद पर बिठाया जाता है और युवाओं की इसलिए अनदेखी होती है क्योंकि अगर युवा आगे आएगा तो राहुल गांधी को कंपटीशन मिल जाएगा। इसीलिए युवाओं को दरकिनार करा जाता है और बीजेपी में ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात वो अपनी पार्टी के बारे में कहें या आकलन करें तो बहुत अच्छी बात है। हमारी पार्टी में रोज नए लोग जुड़ते भी हैं और इस विचारधारा को समझते हैं। लेकिन युवा एक-एक कर छोड़कर गए, इसलिए ये सवाल खड़ा हुआ। एक-एक कर युवा छोड़कर जा रहे हैं आपकी पार्टी से बीजेपी में। जी, जो छोड़ के जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के किसी कर्मठ कार्यकर्ता की जगह को ले भी रहे हैं, ये मत भूलिए। और भारतीय जनता पार्टी की एक बात को हम हमेशा कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, इतने साल करी, तब जाकर ये यहाँ पर पहुंचे। क्या हम नहीं कहते इस बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कर्मठ कार्यकर्ता जो बीजेपी के साथ खड़ा, उसकी जगह किसी और को दी जा रही है। मगर ये उनकी राजनीति है। हमारी राजनीति की बात करते हैं तो हम केवल मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अभी बात करी जा रही थी 94,000 किलोमीटर। तो इनका जो फॉर्मूला है ना रोड को नापने का, तो 4 लेन का हाईवे पहले अगर 1 किलोमीटर का होता था तो 1 किलोमीटर, और अब 4 लेन का 1 किलोमीटर का हाईवे 4 किलोमीटर बताते हैं। इसलिए बिल्कुल गलत आप बता रहे हैं। बीच में गलत बताया नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, ये फॉर्मूला इनका है। ये कहाँ से आंकड़ा आया? ये किसकी रिसर्च है? ढूंढ लीजिए ना। नहीं, आपने शायद रिसर्च नहीं करी है, लेकिन मैं नहीं समझ पाई क्योंकि ये सारी रिसर्च जो है, आप सुजाता जी आप ही के लोग जो हैं इस बात को बताते रहे हैं। अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो पहले और अब में कितना ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। अगर एयरपोर्ट्स की बात करें पहले और अब में कितना परिवर्तन आ चुका है 10 साल में। आप इसको झुठला रही हैं क्या? नहीं, सुन लीजिए। हाँ, जो एयरपोर्ट्स हमारे समय पे शुरू हुए उनके फीते भी हमारे प्रधानमंत्री ने काटे और भी शुरू करे। बिल्कुल, इसको मैं नहीं नकार रही हूं, लेकिन एयरपोर्ट, पोर्ट, गेल, सेल, भेल सबको बेच दिया। डीआरडीओ को आज कमजोर कर रहे हैं, वहां नियुक्तियां नहीं हो रही है। लेकिन इनकी गारंटियों की बात कर लेते ना, वो जो 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलनी थी
वो गारंटी पूरी नहीं हुई। इसलिए जो गारंटी शब्द है वो जुमले का दूसरा नाम है, ये जनता समझ चुकी है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि किसान की आय को डबल होना था, प्रधानमंत्री खुद कहते थे C2 + 50% क्यों नहीं देती डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। वो उस कमेटी को हेड कर रहे थे जो उस रिपोर्ट को लेके गए थे, मगर वादा खिलाफी तो प्रधानमंत्री ने करी ना। देखिए, हम तथ्यों में बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री ने वादे किए वो पूरे नहीं हुए। ठीक है सुजाता जी, ठीक है। देखिए, एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अगर वादा खिलाफी की प्रधानमंत्री ने, आप जैसा कि आरोप लगा रही हैं, बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो 2014 के बाद 2019 में बीजेपी को ठुकरा देना चाहिए था जनता को। क्यों इतने भारी बहुमत से लेकर के आए? यानी जनता के मैंडेट में कोई कमी है या जनता ये वादा खिलाफी देख नहीं पा रही है? आपका ये मानना है? क्योंकि जनता बार बार बीजेपी को क्यों चुन रही है फिर? देखिए, अगर आप आंकड़ों को तब भी देखेंगी तो अधिकांश लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन हमारी संसदीय प्रणाली है, अधिकांश लोगों ने वोट नहीं दिया। हाँ बिल्कुल। तो फिर जीते कैसे? 38%, एक सेकंड, 38% हम संसदीय प्रणाली में है, और जिसकी सीटें ज्यादा होती है, चाहे वो अरे तो सीटें तो तभी आएंगी जब वोट मिलेगा। अरे आप बोलने क्यों नहीं दे रही हैं? अरे आप जो बोल रही हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। सीटें तो तभी आएंगी ना जब वोट मिलेंगे, तभी तो जीतेगा इंसान। जब आप सुनेंगी तभी तो समझेंगी। अगर 68% लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पावर में नहीं आ सकते। अगर सीटें 38% की भी मिलके उनको ज्यादा मिली है सीटें, तो वो पावर में इसीलिए है ना। देखिए, बार बार स्टेट्स में आना और बार बार केंद्र में आना, कुछ तो वजह होगी ना। तब भी ये मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन जनता नहीं मानी इन मुद्दों को। नहीं, कोई बात नहीं मानी तो क्या हुआ? इसका मतलब हम चुप हो जाए, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं क्यों कहूंगी? ये तो आपकी स्ट्रेटेजी, आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो आपकी कांग्रेस पार्टी का धर्म है, जो स्ट्रेटेजी बनानी हो, मैं क्यों बताऊंगी आपको? चलिए, बिल्कुल, तो हम वो बना रहे हैं। ओके, ठीक है। अनुप्रिया जी, मैं दोबारा से उस मुद्दे पर आना चाहती हूँ कि युवाओं को इसलिए पार्टी में बाकी युवाओं को जगह नहीं मिलती क्योंकि जो परिवार के युवा है, बेटा बेटी या तमाम और भी नाता नाती, उन सबको जगह नहीं मिले, इसीलिए ये सब जो परिवारवाद का नारा दिया जा रहा है ये इसलिए हो रहा है। इस पर आपका रिएक्शन? नहीं, मैं सुजाता पॉल जी से मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने बहुत आंकड़े का जो खेल बताया कि 38% लोगों ने वोट दिया, 62% ने वोट नहीं दिया, तो 62% ने आपको तो नहीं चुना और आपके परिवार को नहीं चुना। देखिए, देश में सबसे बड़ी जो परिवारवाद की जो जड़ है, और मैं कहूंगी कि जो बीमारी है, वो कांग्रेस की देन है। और इनकी एक जो अहम अपने अंदर है, मैंने कल भी कहा था कि अपने राजकुमार को राजगद्दी देने की जो बीमारी इनके मन में लगी है, कि यह है कि इनके पुराने नेता इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनके जो पुराने कार्यकर्ता ये छोड़ के जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ता जा रहे हैं, दूसरे का सीट खा रहे हैं। अरे भाई, आपके कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं, उस पर मंथन कीजिए ना। आपके अलायंस, जिसको आपको एक मौका मिला था विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, उस मौका को आपने गंवा दिया सिर्फ अपने राजनेता को, अपने युवा नेता को बढ़ाने के लिए। अब तो युवा नेता भी राहुल गांधी है, तो फिर हम तो अपने आप को पता नहीं कहां माने, हमको समझ में नहीं आता है कि युवा नेता की श्रेणी में आते। अब देखिए, आप पर्सनल राजनीतिक में नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात को बिल्कुल मैं मानती हूं, लेकिन राजनीति में यह भी होनी चाहिए कि आप पर्सनल, अगर अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देख रहे हैं, अपने नेताओं को नहीं देख रहे हैं, आपके नेताओं को कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है, तो आपको सच बताना, आपको पार्टी को छोड़ देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। मेरा तो ये सीधा है कि सुजाता पॉल जवाब दीजिए। पार्टी नहीं संभल रही है, सुजाता जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप देश की जनता को भी बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पक्ष के साथ में विपक्ष भी होनी चाहिए। ऐसी विपक्ष जिसको सिर्फ राजगद्दी अपने सुपुत्रों के लिए चाहिए। मैं तो फिर देख रही हूँ सुजाता जी की, वो मैं देख रही हूँ, वो लंबे समय से वो कांग्रेस की नेता रही है, वह आप चितरंजन जी को भी देख लीजिए, लेकिन कभी भी इन्हें चितरंजन जी खुश है, नहीं मिलेगा। चितरंजन जी खुश है, वो कह रहे हैं मैं चैनल पर बैठा हूँ, इसका मुझे सम्मान मिल रहा है, वो खुश है अपनी पदवी से, मुझे अपनी पदवी से खुश है। सुजाता जी से पूछ लेते हैं। ओके, सुजाता जी से पूछ लेते हैं। रीमा जी, चितरंजन जी 74 के आंदोलन से निकले हुए वो युवा नेता थे। आप अब उनको प्रवोक कर रही हैं। अब नहीं, मैं प्रवोक नहीं कर रही हूँ कि मैं बिहार की धरती से, वो भी इस बिहार की धरती से, और मैं सम्मान करती हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने देश में कभी अपनी देश की राजनीति में समय दिया है, आज भी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इन्हें सम्मान मिलना चाहिए था। वो कह रहे हैं उनको सम्मान मिल रहा है, वो प्रवक्ता है पार्टी के, वो खुश है इस बात से, वो खुश है। मनोज झा जी ने क्या किया इनकी पार्टी के लिए? संजय यादव जी का कौन सा योगदान रहा है? मुझे लगता है उससे ज्यादा योगदान तो चितरंजन जी का है। ठीक है, क्योंकि 74 के समय से लालू प्रसाद यादव जी के साथ में है। चितरंजन जी
जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ रीमा जी, मैं कह रहा था अभी जो है सो हमारे भाजपा के साथ। अरे भाजपा को छोड़िए, अभी अनुप्रिया जी ने आपसे जो कहा है पहले उसका जवाब तो दीजिए। 1974 से आप आंदोलन में और पार्टी में हैं और आप कहाँ हैं, ये पूछ रहे हैं वो सवाल। नहीं, अरे अनुप्रिया हमारी छोटी बहन है और हम आभारी हैं माने उसकी भावनाओं की, मैं उस पर नहीं जानता। मैं भाजपा, लेकिन आप खुश हैं, मतलब अपने पद से खुश हैं, आपको लगता है कि पार्टी में जो स्थान आपको मिला है वो सही है? देखिए रीमा जी, अगर उसमें जाइएगा तो मैं जिस समय 74 आंदोलन में जुड़ा, मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी था और कांग्रेस में हमारे परिवार की एक जबरदस्त पहचान थी। लेकिन मैं अगर सत्ता में जाने का शौक रहता, एमएलए एमएलसी बनने का शौक रहता तो कांग्रेस ज्वाइन करता, मैं जो है सो अपोजिशन की राजनीति में नहीं आता। उस समय हमारे रिलेटिव केदार पांडे जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैंने उसको छोड़कर और अगर विपक्ष में आया तो सिद्धांत को लेकर आया, सामाजिक न्याय और समाजवाद को लेकर आया। तो आपको लग रहा है आरजेडी में सामाजिक न्याय हो रहा है? आज भी मैं मानता हूँ सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करने वाला अगर कोई है तो लालू यादव है, और उसको आगे अगर बढ़ाने का काम कोई किया है तो वह तेजस्वी यादव है। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा के साथी बड़ा बढ़िया सवाल था, बहुत हमको अच्छा लगा कि मुद्दा की बात नहीं करते। मैं और आपको भी, आप भी कहे कि 14 में जीता, 19 में जीता, अभी कह रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत विकास हुआ है। आप जब 17 लाख करोड़ रुपया आप पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, किसानों की आय दुगना करने में आपकी क्या आपत्ति है? आपने वादा किया था। इसका जवाब सिद्धार्थ जी नहीं दे सकते हैं, इसका जवाब सही फोरम पर ही आप लेंगे ना, उसमें वो क्या जवाब देंगे? लागू करने में क्या आपत्ति है? ठीक है। आपने 2014 में वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का। इस 10 साल में 18 करोड़ लोग नौकरी से बाहर हो गए, रोजगार उनका छिन गया। ठीक है, जो 14 में जो वादा इन्होंने किया था, ये आंकड़े ना प्रूफ के साथ लाने चाहिए। पैसा लाकर लोग एक खाते में मेरे पास जो आंकड़े हैं वो अलग आंकड़े हैं, आपके पास जो आंकड़े हैं अलग आंकड़े हैं, सुजाता जी के आंकड़े कहीं और जा रहे हैं। तो ये आंकड़ों की लड़ाई जो है ना, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन सुजाता जी, जो बात अनुप्रिया जी ने कही है कि आपकी पार्टी राहुल गांधी, जिसको वो राजकुमार कह रही है, उनके चक्कर में नीतीश कुमार को निकलना पड़ा, और बहुत से अलाइज ऐसे हैं जो राहुल गांधी को नहीं स्वीकार करते हैं, आपके युवा नेता को, और इसीलिए आपका गठबंधन जो है वो कमजोर होता गया। इसका जवाब दीजिए। जहां तक हमारे संगठन की बात है तो हमें राहुल गांधी चाहिए, और जहां तक बात है जेडीयू की, तो जेडीयू के प्रवक्ता का पूरा सम्मान के साथ में जानना चाहती हूँ, आप कब पलट जाती हैं? आपका तो यही नहीं पता होता। आज कुछ कह रही हैं, आधे घंटे के बाद पता चले, आपको ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ दिया, तो फिर आपको उनको डिफेंड करना पड़ेगा। तो इनकी बातों का जवाब मैं यही दूंगी कि पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका राजा कौन है। आपके राजकुमार महाराजा सब एक ही व्यक्ति हैं, और उनको अपनी कुर्सी पे बना कर रखने के लिए कभी इधर और कभी उधर करना पड़ता है। तो क्या ये लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में आपकी अपनी कोई कॉन्शियस नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपकी विचारधारा क्या है, और आप कहेंगे जी मैं इस टीम में था, ये टीम अच्छा नहीं खेल रही थी, मैं दूसरी वाली टीम के साथ जाऊंगा, तो ये तो मेरी समझ में वैसे ही नहीं आता है। लेकिन ठीक है, ये इनका तरीका है। लेकिन हाँ सुजाता जी, लेकिन राहुल गांधी आपको चाहिए, आपने कहा हमें राहुल गांधी चाहिए, मतलब बाकी चाहे एलाइज जो है वो छोड़कर चले जाए राहुल गांधी की वजह से, वो मंजूर है? देखिए, आपने जो अभी रैली देखी, जन विश्वास रैली, उसमें कितने नेता थे, और राहुल गांधी जी को सुनने के लिए कितनी भीड़ वहां पे रुकी रही, क्या वो चली गई थी? तो सच्चाई हंसने की बात नहीं है, हंसना तो अब नीतीश कुमार जी को पड़ेगा, क्योंकि जेपी नड्डा जी कह चुके हैं कि छोटी पार्टियों को वो खत्म करने के लिए आ रहे हैं। ये तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि ज्वाइन भी किया। ये तो राहुल गांधी ने भी कहा था। अनुप्रिया जी जवाब देंगी जल्दी से। देखिए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे जॉब के बारे में आप मत सोचिए, मैं अपने पार्टी की अच्छी प्रवक्ता बनने का प्रयास करूंगी, मैं वकालत कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ राजकुमार की सिस्टम नहीं होती है। नहीं, मैं आपकी चिंता इसलिए आपके नेता की चिंता करी, जिसको देश की जनता नहीं स्वीकार कर पा रही है, आपके कार्यकर्ता नहीं स्वीकार कर पा रहे, छोड़ के भाग रहे हैं। हमारे कोई कार्यकर्ता हमारे नहीं भाग रहा है। भाई आप देखिए ना, देश में आपके कई नेता टूटे जा रहे हैं, आपके पार्टी, आपके विधायक जिन्होंने अपने राहुल गांधी जी को नहीं बनने दिया, आपको संदेश है देश की जनता को कि आपको ये एक एक करके सुजाता जी, एक करके पार्टी जाएगी, पार्टी की घटते जा रही है,
चिंता कीजिए ना। आप बिहार में आपका सिचुएशन है, उत्तर प्रदेश में आपका चिंता करिए ना, नहीं पश्चिम बंगाल में, और आप चिंता नहीं है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ओके ओके, आप अपने राजकुमार को राजकुमार बना के रखिए और युवा मानते रहिए। सुजाता जी, अब उन्होंने सवाल उठाया, सुन लेते ना। 10 वर्षों तक 10 आपने पर्सनली कमेंट किया उन पर, तो वो जवाब देगी ना। सुजाता जी, यही वजह है, यही वजह कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा तो मंथन करने की जरूरत है कि आपकी पार्टी से लोग क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं लोग, क्यों बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कोई तो वजह होगी ना। रीमा जी, मिलिंद देवड़ा भी चले जाते हैं, अशोक चौहान भी चले जाते हैं, कुछ तो वजह होगी ना। सुजाता जी, भाजपा जी राज्यसभा का सीट जो है वो चली जाती है कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी खास मेहमान। अनुप्रिया जी, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है अब, सॉरी। 10 सेकंड जल्दी से जी। रीमा जी, अभी वो कह रही थी सुजाता जी कि मेरा नेता राहुल गांधी है। मैं तो ये सोचता हूँ कितनी कठिनाई होती होगी राहुल जी जैसे व्यक्ति के लिए कहना, जिसको एमआरपी एमएसपी नहीं पता, उसको ये कहना मेरा नेता राहुल गांधी है, क्योंकि नहीं तो राहुल गांधी महात्मा कैसे है? एक सेकंड, राहुल गांधी महात्मा है, राहुल गांधी महात्मा है, बिल्कुल। कैसे? चलवा के दिखा दीजिए। नहीं, कैसे महात्मा, मतलब किस तरह से? एक मिनट, किस तरह से महात्मा है सुजाता जी? राहुल गांधी महात्मा है, मैं समझी नहीं। रीमा जी, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे लिए मेरा कौन महात्मा है। अरे महात्मा का मतलब क्या हुआ राहुल गांधी के साथ? बीच में क्यों बोल रही है? मैं नहीं समझ पा रही। महात्मा कौन? महात्मा गांधी या कौन से महात्मा? चुप नहीं रहने की बीमारी है क्या? सुनिएगा। और आपको लगातार बोलते रहने की है क्या? यार मैं तो चुप हूँ। कहाँ चुप है आप सबके बीच में बोल रही है, फिर कह रही है मुझ पर कि मुझे बीमारी है। क्यों सबके बीच में बोलना होता है? आपने कहा राहुल गांधी महात्मा है, अब आपने इतनी बड़ी पदवी राहुल गांधी को दी, तो मेरा तो पूछना हक बनता है ना दर्शकों को बताना कि महात्मा कैसे हैं। जवाब दूं? हाँ दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड। मेरे नेता कितनी भी कोशिश कर ले, पूरी सत्ता खड़ी हो गई उनके खिलाफ, उनको बदनाम किया, लेकिन उन्होंने पलट के कभी अपमान करने की बात नहीं करी। लेकिन मणिपुर में जो बहने हैं या जो पहलवान बहने हैं या जो नौजवान है, उनके साथ खड़े होने वाला व्यक्ति अगर आज कोई है, अगर न्याय की बात करने वाला व्यक्ति है, इसलिए महात्मा। चलिए ठीक है, महात्मा का मतलब समझ आ गया। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए 2024 को लेकर परिवारवाद वर्सेस नेशन फर्स्ट ये नारा अब लगता है कि चल निकला है, और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ही बानगी और दिखाई देगी। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।